चलो अब मैं पहले लास्ट क्लास में जो पढ़ाया उससे कंटिन्यू करता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो क्लास प्योरली मैथ्स की होनी है। तो जैसा अपन ने लास्ट क्लास में पहले जीरो ऑर्डर पढ़ा, तो मैं तुम्हें बताऊं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। मान लो तुमको एक रिएक्शन दिया, ए विल गिव यू बी प्लस सी। तो तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो रिएक्शन जिसका रेट के ए की पावर जीरो हो, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर और ए नॉट के बीच का, आर और ए के बीच का जो ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। अब इस पूरे चैप्टर में जब तुम छोटा ए लिखते हो, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। A is initial concentration of reactant in mole per liter। अब इतने समय में हमने माना कि B और C नहीं था। अब T टाइम में इसका X बना, तो ये हो गया A माइनस एक्स, ये हो गया X, ये हो गया X। So you can write here dx upon dt is equal to k A minus x raised to the power 0। ये भी आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। dx अपॉन dt और a माइनस एक्स के बीच का ग्राफ कैसा होगा, सेम ग्राफ होगा। dx बाय dt और a माइनस एक्स के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो दैट विल बी अ सेम ग्राफ। वो ग्राफ आपका सेम ही आएगा। अब इसके वेरिएबल को सेपरेट करें तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। इसे आप लिख लो dx इज इक्वल टू k dt और यहीं पर इसे इंटीग्रेट कर दो। लिमिट लगाओ, टाइम की लिमिट 0 से t, चेंज की लिमिट 0 से x। तो ये इंटीग्रेशन आ गया, तो तुम्हारा x इज इक्वल टू के टी। याद आया कि अपन ने लास्ट क्लास से पढ़ा था व्हाट इज x, व्हाट इज x इन द फॉर्मूला। इसमें x क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू k। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू k फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। अब वो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। ये a माइनस एक्स क्या है मुझे तो, ये a माइनस एक्स क्या है, a की बची हुई कंसंट्रेशन। ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। कंसंट्रेशन ऑफ a लेफ्ट आफ्टर टाइम t is 80 which is equal to a minus x। तो 80 इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो a माइनस के टी। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। तो ग्राफ अपने को केमिस्ट्री में या तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आता है। अब इधर पे तुम लोगे a की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है ए की जो 80 और यहां तुमने लिया है टी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी द लाइन दिस। तो जीरोथ ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली टाइम के साथ कम होती है। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो जाती है और लीनियरली डिक्रीज होती है व्हेन, ये भी तुमको लास्ट क्लास में पढ़ा था, टी इज इक्वल टू टी हाफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू a बाई टू। जब टी हाफ होगा तो बचा हुआ अमाउंट होगा a बाई टू। तो ये चीज जब तुम इस फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूले में जब तुम रखोगे फर्स्ट में, तो x की वैल्यू, इससे x की वैल्यू आएगी तुम्हारी a बाई टू। जब तुमने सॉल्व किया तो x आ गया a बाई टू। तो हाफ लाइफ पीरियड वो समय है जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट शुरुआत का आधा हो जाए। half life period is a time period in which reactant is reduced to half of its initial। तो जब तुम यहां पर x की जगह a बाई टू लिखोगे, तुमने लिखा a बाई टू इज इक्वल टू k टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2k। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में या जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में a इज
directly proportional to K. A, T half is directly proportional to amount. T half is directly proportional to amount. तो यहां पर किसके बीच में ग्राफ बनाओगे तुमको ग्राफ के एक्सिस चेंज कर दो. तो T half is directly proportional to A. Now this is a very, very important information. In a zeroth order reaction, half-life period is directly proportional to amount. Larger the amount, ये हमने डिस्कस किया था. हर आने वाली हाफ लाइफ पीरियड पहले वाले की आधी है. तुमने ये भी पढ़ा था, हर आने वाली हाफ लाइफ पीरियड पहले वाली हाफ लाइफ की आधी होगी. अब टाइम फॉर कंप्लीशन, वो समय जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होता है, दैट इज अ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन. टाइम कंप्लीशन को ही टी लाइफ टाइम तुम बोलते हो. टी लाइफ टाइम. when t is equal to t completion or lifetime, a minus x is equal to 0. तो x is equal to आ गया तुम्हारा a. तो a is equal to k t completion. तो time for completion of first order reaction is a by k. कितने समय में एक जीरोथ ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट होगा? कितने समय में एक जीरोथ ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट होगा? ए बाई के. देखो, अब जब तुम ए और टी के बीच में, ए की कंसंट्रेशन और टी के बीच में ग्राफ को बनाते हो, तो ये ग्राफ इस पॉइंट पे जाकर यहाँ टच करता है. तो इस पॉइंट पे टी कंप्लीट हुआ. टी कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब हो गया ए बाई के. जिस पॉइंट पे ये कंप्लीट हुआ तो ये आया तुम्हारा ए बाई के. जिस पॉइंट पे ये कंप्लीट हुआ तो ये आया तुम्हारा a बाई के. तो जहां जाके रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसको तुमने बोला टाइम फॉर कंप्लीशन a बाई के. अब जीरोथ ऑर्डर, अब अगर कोई जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है तो वो हमेशा इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कोई भी जीरोथ ऑर्डर का जो रिएक्शन है, दैट विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है टू और मोर देन टू स्टेप रिएक्शन. वो रिएक्शन जो दो या दो से अधिक स्टेप में होता है, उस रिएक्शन को तुम जीरोथ और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलोगे. तो जीरोथ ऑर्डर है तो उसका मतलब R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टर्म का पावर 0, और वो दो या दो से अधिक स्टेप में होता है, तो रिएक्शन इज सेड टू बी अ जीरोथ ऑर्डर. अब इसके एग्जांपल, decomposition of gases on surface of metal catalyst. अब किसी गैस को मेटल कैटलिस्ट या सॉलिड कैटलिस्ट पे जब तुम डिकम्पोज करते हो, और डेफिनेटली ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे हो. जब ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे होगा, तो कैटलिस्ट की सतह पे टूटना, जैसे कि तुम अमोनिया को, व्हेन अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर गोल्ड, जब तुम अमोनिया को गोल्ड या टंगस्टन के कैटलिस्ट पे रखोगे, और अगर हाई प्रेशर है तो ये टूट के तुम्हें देगा 1/2N2 प्लस 3/2H2. तो यहां पर जब हाई प्रेशर होगा तो मैथमेटिकली ये रिड्यूस हो जाएगा अमोनिया की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 0. ये रिड्यूस हो जाएगा अमोनिया की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 0. तो कोई भी गैस का टूटना, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन प्लैटिनम सरफेस. अब देखो, इसी तरह से तुम अगर N2O का डिकम्पोजिशन लेके चलोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, definitely high pressure, platinum इसमें catalyst, you will get N2 plus 1/2O2. तो जब ये हाई प्रेशर पे है तो N2O के रिस्पेक्ट में रिएक्शन इज ऑफ 0. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन 0 हो, उन रिएक्शन को तुम बोलते हो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड, combination of H2 and Cl2 on
सरफेस ऑफ वाटर। अब तुमने एक स्पेशल सेटअप लिया जहां पर तुम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को कंबाइन कर रहे हो, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को वाटर के सरफेस पे कंबाइन कर रहे हो, वाटर के सरफेस पे कंबाइन कर रहे हो, तो ये डिसोसिएट होके बना रहा है, कंबाइन होके बना रहा है HCl। इसका रेट लॉ है हाइड्रोजन में 0 और क्लोरीन में 0। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, 0 हो। इतना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, तो मैंने तुम्हें यही सारी चीजें पढ़ाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। और भी बहुत सारे केसेस पढ़ाए थे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कि रिएक्शन में डीकंपोजिशन और ये हो। अब मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब मुझे बता फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है वो होगा जिसमें रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1। अब द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ वो होगा। तो कोई भी रिएक्शन जो इस रेट लॉ को फॉलो करता है, कोई भी रिएक्शन जो इस रेट लॉ को फॉलो करता है, उस रिएक्शन को तुम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो। कोई भी रिएक्शन जो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, उस रिएक्शन को तुम कौन सा रिएक्शन बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, मुझे ये बताओ फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है? कोई मुझे आप में से ये बताएगा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री होता है या ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है? अरे चुप क्यों बैठे हो, बोलो ना। तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो फिर आंसर दो ना। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन एलिमेंट्री होता है या कॉम्प्लेक्स? बोलो भाई। हाँ बोलिए खुशी। एलिमेंट्री वो होगा जो एक स्टेप में होगा, कॉम्प्लेक्स वो होगा जो एक से ज्यादा स्टेप में होगा। तो अब आंसर दो जल्दी से, बोलो। क्या यार तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते क्या? बताओ जल्दी। तुम आंसर नहीं दोगे मैं आगे ही नहीं पढ़ाऊंगा। जल्दी बताओ, तुम कुछ भी एक आंसर दो। सर कॉम्प्लेक्स। नहीं, कुछ भी हो सकता है। सर एलिमेंट्री। कुछ भी हो सकता है। ईदर, तुमको कैसे मालूम क्या है? ईदर एलिमेंट्री, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। जीरो ऑर्डर में तो इसलिए था कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अलग अलग थी। तो मैंने तुमको बताया एक फंडा, अगर ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी अलग है तो सारे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, सारे नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स, सारे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है। पर फर्स्ट हो या सेकेंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन हो, ये एलिमेंट्री भी हो सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स भी। एलिमेंट्री का मतलब हुआ वन स्टेप, एलिमेंट्री का मतलब हुआ वन स्टेप, कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ मोर देन टू स्टेप। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन एक स्टेप में भी हो सकता है या दो से अधिक स्टेप में भी हो सकता है, बस रेट लॉ ये होना चाहिए। तो जिस भी रिएक्शन का रेट लॉ ये होगा, मतलब जिसमें रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा हो, कोई रिएक्शन है जिसमें रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, वो रिएक्शन तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर होगा। वो रिएक्शन तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा जिसमें rate is directly proportional to concentration of reactant. Rate is directly। अब देखो what is the unit of rate? अच्छा बताओ मुझे यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, जल्दी बताओ। what is the unit of rate for first order reaction? क्या होगा जल्दी बताओ, बताओ भाई। आज हमारी चौथी क्लास है, हम 3 क्लासेस में कुछ कुछ पढ़ चुके हो। तुम आंसर नहीं दोगे तो मैं तुमको सिखा नहीं पाऊंगा, तुमको आंसर देना कंपलसरी है। हाँ सर। बताओ। सर पर सेकंड। हाँ पर सेकंड। यूनिट ऑफ रेट पूछ रहा हूँ, रेट रेट। सर बोलो। सर मोल पर लीटर पर सेकंड। यस, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो रेट का यूनिट ये रहेगा, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट विल बी, क्योंकि रेट होता है dx by dt।
व्हाट इज रेट? रेट होता है तुम्हारा dx बाई dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब मैं तुमसे यहां पूछता हूं, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सर के हाँ के का यूनिट बताओ मुझे। पर के का, सेकेंड। अब देखो बिल्कुल सही, के का यूनिट होगा आर अपॉन कंसंट्रेशन, आर अपॉन कंसंट्रेशन, आर अपॉन कंसंट्रेशन। तुम यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखो। अब आर का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये होगा मोल पर लीटर, तो ये कैंसिल, सेकंड इनवर्स, तो मिनट इनवर्स, टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जो तुमको बोलना है तुम बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑर्डर, अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि तुम कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि तुमने तो एक्सपेरिमेंट किए नहीं, और ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। तो तुम देखो, अगर तुमको रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा मिल जाए, रेट, अभी मैंने जिस ग्राफ को एनसर्कल किया है, तुम अपनी मेरी फोटो को इधर उधर खिसका के देख लेना, तो रेट और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है अगर वो लीनियर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर। फिर तुम देखो के का यूनिट, दूसरा के का यूनिट अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन में सेकंड इनवर्स हो, इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में जो तुम्हारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है उसके अंदर कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आई है। अब जरा बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर पे होगा। स्कूल अभी ऑब्जेक्टिव वाला स्कूल, हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है, उसमें जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट फर्स्ट ऑर्डर के सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर मैं बोलूं कि केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन निकालो, तो मैं एक निकालूंगा कोई फर्स्ट ऑर्डर का और एक निकालूंगा आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से, और 2 में से कोई एक तो गारंटेड आएगा। तो जरा तुम यहां ध्यान से देखो, मैंने एक रिएक्शन लिया जिसमें ए से तुम्हें बी प्लस सी बन रहा है, और ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये रिएक्शन गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तुम्हें एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया है। अब जब टाइम 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन थी ए, इनिशियल कंसंट्रेशन, मैं एक चीज को बार बार लिख रहा हूं, ऑफ ए इज छोटा वाला ए मोल पर लीटर, और बी और सी जैसे प्रोडक्ट नहीं थे। अब इतने समय में टी टाइम तक रिएक्शन को तुमने आगे बढ़ने दिया, ए की कंसंट्रेशन एक्स यूनिट कम हुई, तो बी की कंसंट्रेशन एक्स यूनिट बढ़ी और सी की भी कंसंट्रेशन एक्स यूनिट बढ़ी। तो ए बचा क्या? ए बचा तुम्हारे पास ए माइनस एक्स। तो अब देखो, ए माइनस एक्स इज कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सब कुछ एक इक्वेशन के आसपास चलेगा। आज और कल एक 2 क्लासेस में तुमको थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, और फिर 3-4 क्लासेस हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो तुमने यहाँ पे लिखा a माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। देखो तुम यहाँ देखना, एक ही चीज को कितनी तरह से केमिस्ट्री में लिख के अलग अलग क्वेश्चन को बना देते हैं, फिजिक्स वाले ऐसा नहीं करते हैं। अब देखो रेट, तो तुमने लिख लिया कि रेट तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो r इज इक्वल टू के ए की पावर 1। अब तुम रेट को लिखोगे माइनस डी ए अपॉन डी टी, विच इज इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी प्लस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1। तो तुम रेट इसमें, क्योंकि ए के आगे भी 1 लिखा है, बी के आगे भी 1 लिखा है, सी के आगे भी 1 लिखा है, तो तुम db बाई डी टी को लिख लो dx बाई डी टी। ये तुमने लिख लिया dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और a की कंसंट्रेशन x, a माइनस एक्स रेज टू द पावर 1। यहां तक क्लियर है तुम्हें? मुझे बताओ, यहां तक जो लिखा है, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर ये a माइनस एक्स कैसे आया है?
भाई इस बीच में टी समय में ए की अब कंसंट्रेशन कितनी बची है, मुझे बताओ। टी टाइम बाद ए की कंसंट्रेशन कितनी बची है? ए माइनस एक्स। यहाँ पर ए की जगह क्या लिखोगे? टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितनी बची है? ए अच्छा हाँ माइनस सर। एक्स। तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये कहलाएगा रेट लॉ। रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ, और इसको तुमने लिखा तो ये आ गया डिफरेंशियल रेट लॉ। अब देखो रिएक्शन कहां से कहां शुरू हुआ? टाइम 0 से टी तक। रिएक्शन का टाइम कहां चला? 0 से टी। ए की चेंज कहां हुआ? ए माइनस 0 से ए माइनस एक्स तक। देखो शुरुआत में ए था तो ए को अपन ए माइनस 0 लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हो। तो देखो क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कि शुरू की कंसंट्रेशन। अब इसके वेरिएबल को सेपरेट करो। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करो, तो मतलब एक्स वाले को एक जगह लेना, और dx अपॉन ए माइनस एक्स एक तरफ, के dt एक तरफ। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। अब इसे इंटीग्रेट करो, क्योंकि तुम्हें अमाउंट निकालना है कि कितनी देर बाद कितना बनेगा। इधर इंटीग्रेशन लगा दिया, इधर इंटीग्रेशन। सर 1। रुक तो जाओ, क्या वन? अब लिमिट लगाओ। अब देखो लिमिट लगाना है तुम्हें, तो जब टाइम की लिमिट 0 से टी थी तो एक्स की लिमिट 0 से एक्स। जब टाइम की लिमिट 0 से टी थी तो एक्स की लिमिट आई ए माइनस 0 से ए माइनस एक्स, तो एक्स से 0 से एक्स। ए में चेंज कितना हुआ? 0 से एक्स। टाइम में चेंज कितना हुआ? 0 से टी। टाइम में चेंज क्या हुआ? 0। तो अब लिमिट को तुम्हें यहां लगाना होगा, तो जब तुम इस पे लिमिट लगाओगे, ये हुई 0, ये हो गई 0 से टी, तो ये हो गई 0 से एक्स। अब तुम इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन मैं यहां नहीं सिखा रहा, मुझे आता है इंटीग्रेशन, तुमने भी सीखा होगा। यहां पर अब तुम इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करो। जैसे ही तुम इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करोगे तो इस साइड तो तुम्हारा आएगा के टी, लिमिट 0 से टी। इधर पे तुम्हारा आएगा एल एन ई ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स माइनस साइन के साथ, माइनस 0 से एक्स। अब जब तुम इसे आगे, अब तुम इसे जब आगे इंटीग्रेट लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा एल एन। एल एन का मतलब होता है बेसी। एल एन का मतलब क्या होता है? बेसी। एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से बना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू, अब इससे एल एन ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई? इससे आ गई एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एन ए माइनस के टी। अब ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। अब देखो यहां पर लिखा तुमने एल एन ए माइनस एक्स, और इधर लिखा तुमने टी। इसके बीच का जो ग्राफ होगा वो ऐसा आएगा, एल एन ए माइनस एक्स और टी। इसका स्लोप बताओ, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस कर्व? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, जल्दी बताओ। माइनस के। वेरी गुड, इतना मैथ्स तुमको आता है, यही बहुत है मेरे लिए। स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। तो अब देखो अगर तुम्हें एग्जाम में एक ऐसा ग्राफ बना के दे दिया, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, जिसको भी मैंने हाईलाइट किया, ये जो पॉइंट है, या यहाँ पे मैंने ए लिखा और ये मैंने इस पॉइंट पे बी लिखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? बताओ ए पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, बताओ। ए एल एन ए।
ये होगा ना ln A, क्या होगी इसकी वैल्यू ln A, ये शुरुआत की कंसंट्रेशन है ना, OA, ये इंटरसेप्ट है सी, ओ यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ये इंटरसेप्ट है। अब तुम लॉग का बेस चेंज कर रहे हो, लॉग टू द बेस 10 A माइनस एक्स, तो यहां तुमने 2.303 log 10 A माइनस के। तुमको ये मालूम होगा जब तुम log E से log 10 पे जाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाता है 2.303, तो log 10 A माइनस एक्स इज इक्वल टू log 10 A माइनस के टी अपॉन 2.303। अब ये भी तो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स है, पर अब y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। तुमको एग्जाम में ध्यान रखना है कि ग्राफ आएंगे इक्वेशन से। अब ग्राफ बना रहे हो तुम, यहां पर देखो तुमने ग्राफ का बेस लिया है log 10 A माइनस एक्स और t। ये ग्राफ तुम्हारा यहां से कहीं शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ। अब मुझे इसका स्लोप बताओ, व्हाट विल बी द स्लोप, जल्दी बताओ इसका स्लोप क्या आएगा। -a/2.303। वेरी गुड है, इतना मैथ्स तुमको आता है, तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। 2.303, तुमको एग्जाम में यही क्वेश्चन। अब देखो ग्राफ तुमको इसलिए याद है क्योंकि तुम्हें ये दो इक्वेशन सामने दिख रहे हैं, पर जब तुम 2-3 दिन पढ़ लेते हो तो तुम इन इक्वेशंस को भूल जाते हो। जब तुम 2 से 3 दिन पढ़ लेते हो तो तुम इन इक्वेशंस को भूल जाते हो। जैसे तुम इन इक्वेशंस को भूले तो वहां से तुम्हारी परेशानी शुरू हो। जैसे ही तुम इन इक्वेशंस को भूले वहां से तुम्हारी परेशानी शुरू हुई। अब वापस में इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, जरा तुम ध्यान से देखो, log A माइनस log 10 A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। क्या ये सही लिखा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको इधर, अरे इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, log 10 A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.3। log A माइनस बी इज इक्वल टू log A अपॉन बी। log की प्रॉपर्टी होती है log A माइनस बी इज इक्वल टू log A अपॉन बी। तो आप इसे थोड़ा सा संभाल के तुमने ऐसा लिख दिया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। ये सही लिखा है मैंने? यस सर। हाँ, तो ये देखो एक ही चीज को अभी घुमा फिरा के 4-5-6 बार एक साथ लिख रहे हो। अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन को देखो, ये ln वाला। एक बार जरा ln का मतलब क्या होता है मुझे तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ln? लॉग का बेस ही। ln का मतलब क्या होता है ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ln? ln का मतलब क्या होता है? लॉग का बेस ई, लॉग का बेस ई। अब जरा पर इस इक्वेशन का भी एक बार यूज देखिए। देखो अब मैं इसको एक मैंने फॉर्मूला ये बना लिया। अभी तुमने फॉर्मूला लिखा के टी, के इज इक्वल टू 1/t ln या log का बेस ही a अपॉन a माइनस एक्स, यही होगा ना? ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। क्योंकि मैंने बेस को 10 से, यहाँ पर बेस 10 है और नीचे वाले में बेस क्या है? e है, तो 10 से e करने में ऐसा करा। अब kt इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, kt इज इक्वल टू log e a अपॉन a माइनस एक्स। ये भी सही लिखा हुआ है। यस सर। अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूं तो मैं लिख सकता हूं e रेज टू द पावर के टी इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस एक्स। ये भी सही लिखा है। यस सर। ये तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाई ना, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। अब a माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखो,
अब मैं a माइनस एक्स को ऐसा लिख सकता हूं क्या? a अपॉन e रेज टू द पावर के टी, और a माइनस एक्स इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस के टी। ये सही लिखा है मैंने? यस सर। व्हाट इज a माइनस एक्स? अब बताओ ये a माइनस एक्स क्या चीज है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। वेरी गुड। अगर तुमको इतना मालूम है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। देखो मैंने यही तो लिखा था, a माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ a लेफ्ट या बचा हुआ एट टाइम t। a माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम t। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे दो डब्बों में चीजों को हाईलाइट किया। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अब देखो फॉर्मूला एक ही चीज है, जब से मैं एक ही चीज को कई तरह से लिख रहा हूं। तो ये जो तुम्हारा a माइनस एक्स है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t। अब जरा यहां देखो, अब मैं यहां पर a माइनस एक्स और t के बीच का ग्राफ बनाऊंगा। मैं ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूं? a माइनस एक्स और t। तो देखो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल है। इस ग्राफ में इस साइड जो a है ये कांस्टेंट है, k जो है वो कांस्टेंट है। तो a माइनस एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू द पावर t। तो जब ये एक्सपोनेंशियली डिके होगा तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। देखो एक्सपोनेंशियल डिके में ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो इन फर्स्ट ऑर्डर, देखो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, concentration of reactant decreases exponentially with time। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर, ये जो पॉइंट यहां से अगर ये ग्राफ इसको शुरू करेगा तो ये पॉइंट होगा ए। जहां से भी ये ग्राफ शुरू होगा वो पॉइंट होगा ए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली एक्सपोनेंशियली है। कैसा ये हो रहा है? ये एक्सपोनेंशियल डिके है। एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है। दिस बीइंग अ एक्सपोनेंशियल डिके, ये वो ग्राफ है जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। जबकि अभी तुम जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में a माइनस एक्स और t का ग्राफ कैसा था? देखो जीरो ऑर्डर, ये a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स और t का ग्राफ, ये रहा a माइनस एक्स। a लिखो या a माइनस एक्स लिखो, तो जीरो ऑर्डर में, ये मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया, सिर्फ जीरो ऑर्डर में ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली कम होती है। देखो मैंने जैसे हाईलाइट किया है जीरो, इन जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कम होती है। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ कम होगी। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अब तुमने देखो a माइनस एक्स को ऐसा बनाया। अच्छा, अब इससे तुम x और t का ग्राफ, अब देखो तुम इसी ग्राफ से, इसी इक्वेशन से ऐसा भी लिख सकते हो, a माइनस एक्स माइनस ए e रेज टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू जीरो। ऐसा लिख सकते हो? लिख सकते हो? बताओ मुझे। हाँ सर। बस अब इससे a कॉमन ले लो, a कॉमन लिया तो वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसा लिख सकते हो? यस सर। अब इससे x की वैल्यू, तो तुम्हारा x इज इक्वल टू a वन माइनस के टी। तो अब अगर तुम जब x और t के बीच में ग्राफ बनाओगे, व्हाट इज x? अब बताओ x क्या है? व्हाट इज x?
amount of product formed, amount of product formed। हमने ऐसा रिएक्शन लिखा जिसमें बी और सी के कोएफिशिएंट भी 1 थे। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट लीनियरली कम होता है और प्रोडक्ट लीनियरली बढ़ता है। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of product increases exponentially with time, concentration of reactant exponentially with time, बढ़ती है। तो जीरोथ ऑर्डर में लीनियरली बढ़ती है, फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अब बताओ व्हाट इज अल्फा? कोई मुझे बताओ व्हाट इज अल्फा? लास्ट क्लास में पढ़ाया था तुमको, अल्फा क्या होता है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन, यही होता है ना? यस। मोल्स। अब तुमने ए से देखो, तुमने ए से बी प्लस सी बनाया, टी इज इक्वल टू 0 पे था ए, और इसके कितने मोल डिसोसिएट किए तुमने? एक्स। कितने मोल डिसोसिएट किए? एक्स। तो अल्फा तुम्हारा हो जाएगा एक्स अपॉन ए। अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ए को तुम क्या बोलोगे? अल्फा। तो बचा क्या? टी इज इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स। अब इस इक्वेशन से देखो, ये जो इक्वेशन है इसको यहां लिखे, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1 ई रेज टू द पावर माइनस टी। लिख सकते हो ऐसा बेटा? इसको ऐसा लिख सकते हो। तो एक्स अपॉन ए को तुम अल्फा लिख सकते हो, और अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। तो अब अल्फा और टी का ग्राफ, अब देखो, अब अल्फा और टी के बीच में तुमको ग्राफ बनाना है। तुम्हें ग्राफ किसके बीच में बनाना है? अब अल्फा और टी के बीच। किसके लिए बीच में ग्राफ बनाओगे तुम? अल्फा और टी। तो वो भी बिल्कुल एक्स के जैसे ही बनेगा। अल्फा और टी के बीच का ग्राफ, जब तुमने ग्राफ अल्फा और टी के बीच में बनाया तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1, तो ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक अल्फा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अल्फा इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अल्फा जो है वो एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ बढ़ेगा। अब तुम यहां पे देखो कि अगर मैंने एक रिएक्शन लिया ए से बी, अब मैं पूछू कितने टाइम में एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट होगा? देखो अपन ने पढ़ा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम क्या होता है? ए बाई के। अब फर्स्ट ऑर्डर शुरुआत में ये था ए, और अगर मैं टी इज इक्वल टू टी कंप्लीट बोलूं तो ये हो गया बी और सी। तो मतलब जब टी इज इक्वल टू टी कंप्लीट है, देन ए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 0। तब ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम लगाओगे टी कंप्लीट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन 0। जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 2.03 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 2.03 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही फॉर्मूला होता है। यस सर। तो अब यहां पर अगर ए माइनस एक्स 0 हो गया तो टाइम फॉर कंप्लीशन कितना आ गया? इनफाइनाइट। अब अगर तुम्हारा ए
माइनस एक्स ही 0 हो गया तो तुम्हारा टाइम फॉर कंप्लीशन कितना आ गया, इनफाइनाइट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये एक एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। तो बता, हम ये कहां टाइम कुछ नहीं बता, कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट होगा, कितनी देर में ये रिएक्शन, क्योंकि देखो इसका ग्राफ ऐसा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टी का ग्राफ एक्सपोनेंशियल है। तो ये ग्राफ देखो ऐसा शुरू हुआ और ये बस इसके पैरेलल होता चला गया, इसको टच नहीं कर रहा है, तो कभी भी ये इससे टच नहीं करेगा, कभी भी ये इससे टच नहीं करेगा। तो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, चलता रहेगा चलता रहेगा, धीरे धीरे रेट कम होता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। अच्छा, अब मुझे यहां पे देखो, बट इन ऑल न्यूमेरिकल, but in all numerical we assume after long time concentration is negligible, therefore रिएक्शन एंड। अपन ऐसा मान लेंगे कि एक इनफाइनाइट टाइम में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हम ऐसा मान लेंगे कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब तुमको एक चीज यहां से ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए, जब तुम्हारा ऑर्डर जीरो से 1 के बीच में होगा, जीरो या 0 से 1 के बीच में होगा, then T completion is finite। उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगेगा। अब अगर तुम्हारा ऑर्डर, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन टाइम फॉर कंप्लीशन विल बी इन्फिनिटी। अगर 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो फाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगा, फाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगा। अच्छा, अब मुझे कोई एक बताओ, प्लॉट कर्व बिटवीन R वर्सेस T फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब कोई मुझे R और T के बीच में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बना के बताओ या बोल के बताओ कैसा बनेगा, कोशिश करो। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन R वर्सेस T फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। बताओ भाई। कर्व कर्व कैसा? सर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज वाला। वेर इंक्रीज रिएक्शन, देखो समय बढ़ने से जनरली रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आएगा। यहां देखो पहले ए था, अब ये बी प्लस सी में बदल गया, तो इसका रेट है R इज इक्वल टू के ए की पावर 1। अब dx अपॉन dt इज के ए माइनस एक्स, या तुम यहाँ पे रेट लिख लो, तुम यहाँ पर रेट लिख लो, तुमको रेट बोला है, तुम यहाँ पे रेट लिख लो, चलो R। अब a माइनस एक्स की वैल्यू तुम ऐसा नहीं लिख सकते, R इज इक्वल टू के ए ई रेज टू द पावर माइनस के टी। अभी तुमने ऊपर निकाला a माइनस एक्स किसके बराबर होता है, e माइनस के टी। तो देखो अब R और T का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में R और T का ग्राफ ऐसा होगा, और ये पॉइंट अब होगा तुम्हारा K। अब ये शुरुआत का पॉइंट होगा K, तो रेट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली इन फर्स्ट ऑर्डर,
in first order reaction rate decreases exponentially with time. Rate decreases exponentially with time. तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट एक्सपोनेंशियली कम हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर, जबकि जीरोथ ऑर्डर में रेट और टाइम का ग्राफ ऐसा था। देखो जीरोथ ऑर्डर, तुमको इसीलिए कंपैरिजन रेट और टाइम, जीरोथ ऑर्डर में रेट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, जीरोथ ऑर्डर रेट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। जीरोथ ऑर्डर में रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। जीरोथ ऑर्डर, यहां देखिए जीरोथ ऑर्डर, ये अपन ने लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था कि जीरोथ ऑर्डर में रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, फर्स्ट ऑर्डर में रेट एक्सपोनेंशियली डिके होगा। तुमको ये एक ग्राफ आएंगे, इसलिए जब ये चैप्टर खत्म होता है तुम्हारे पास बहुत सारे ग्राफ इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर तुम डेली बेसिस पे ग्राफ पे काम नहीं करोगे, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, what is the expression for half life period of first order reaction? लिख के बताओ मुझे, निकाल के बताओ। जितने लोग क्लास में थे एक बार एक पन्ना ले लो, मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख देता हूं कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, शुरुआत की मात्रा का आधा होना। तो व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताओ जल्दी मुझे क्या आएगी। What is the half-life period of first order reaction? निकालो भाई। बताओ मैं कैसे निकालोगे। हाँ ये भूल गए। अरे यस सर सर, मेरा यार 2.303 अपॉन के log 2। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही आंसर है। अब तुम यहाँ देखो, बहुत अच्छा बेटा, बस यही मोमेंटम बनाए रखो। ये चैप्टर तो फ्री का चैप्टर है मैथ्स वालों के लिए। ए विल गिव यू बी प्लस सी, टी इज इक्वल टू 0 पे ये था ए, और जब t इज इक्वल टू टी हाफ था तो ये हो गया a/2। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट शुरुआत की मात्रा का आधा हो जाए। हाफ लाइफ इज अ टाइम पीरियड इन विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अल्फा 1/2 हो जाए। तो इसका मतलब a/2 इज इक्वल टू, अब बचा हुआ कितना होता है, अमाउंट लेफ्ट क्या होता है तुम्हारा, अमाउंट लेफ्ट a माइनस एक्स इज इक्वल टू a/2, यही होता है ना। और यहां पर तुम क्या लिखते, तुम यहाँ पे यही तो लिखना सिखाया तुमको कि जो टी टाइम हाफ पे बचा वो a माइनस एक्स होगा। तो a माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, a/2 के बराबर हो गया। अब k का एक्सप्रेशन लिखो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a, और a/x की जगह तुम लिखोगे a/2, नीचे जो a माइनस एक्स है उसकी जगह लिखोगे a/2। तो तुम इससे लिख सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2। एक आंसर ये आया। अब लॉग 2 की वैल्यू तुमको मालूम होना चाहिए, 2.303 अपॉन के 0.3010, log टू द बेस 10 2 होता है 0.3010। जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 0.693 अपॉन के। अब क्या इस एक्सप्रेशन में ए आ रहा है, मुझे बताओ। क्या नहीं, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ए की पावर 0 लिख सकते हो। यस सर। किसी का भी पावर 0 लिखोगे तो 1 आएगा। तो अब टी हाफ और ए का ग्राफ देखो,
टी हाफ और ए का, ऐसा आएगा। मतलब हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life does not depend on amount, does not depend on amount। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जबकि जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अमाउंट की। यहां से मैं ए नॉट हटा दे रहा हूं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ए नॉट को हटा दिया मैंने। अब तुम एक चीज यहां से देख रहे हो कि टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जीरो ऑर्डर में, अब यह एक शॉर्टकट दे रहा हूं तुमको, देखो यहां से तुम एक ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट लगाना, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर 1 माइनस एन। ये मैं nth ऑर्डर में डिराइव भी करूंगा। अब देखो अगर n जीरो है तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, अगर n 1 है तो हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। ये शॉर्टकट ये डिराइव करूंगा आने वाली क्लास में, 2-3 क्लास बाद। पर अभी तुमको ये ध्यान रखना है कि जीरो किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो तुम्हारा n है वो रिएक्शन का ऑर्डर है। अब तुम यहां से एक और चीज देख रहे हो कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ को कैसे बदल सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को आप कैसे बदलोगे? वो तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। अब बताओ हाफ लाइफ पीरियड को कैसे बदलोगे? जल्दी बताओ बेटा, कोई बताना चाहेगा देख के? मैंने नहीं पढ़ाया तुमको, तुमको जितना स्क्रीन पे दिख रहा है इसको देख के बता सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ को कैसे बदलेंगे। सर अगर के की वैल्यू को वेरी बदल गुड, सके तो। वेरी गुड। अब तुम देखो, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, सो इफ के चेंजेस देन टी हाफ इनवर्सली चेंजेस। अगर के बदलेगा तो टी हाफ तुम्हारा इनवर्सली बदल जाएगा। अब अभी ये मैं तुमको नहीं पढ़ाया, के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड के डिपेंड्स ऑन ई। अभी ये सब आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। के दो चीजों पे डिपेंड करता है, किसी भी रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का के दो चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब यहां से तुम एक चीज देखते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ जाता है। अब अगर के बढ़ जाएगा तो हाफ लाइफ छोटी हो जाएगी। तो किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका के बढ़ जाता है, के बढ़ जाता है मतलब हाफ लाइफ छोटी हो जाती है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो हाफ लाइफ छोटी। ईए कैन बी चेंज बाय, ईए कैन बी चेंज बाय, ये कैसे होगा इस आगे बढ़ाऊंगा, कैन बी चेंज बाय यूजिंग कैटलिस्ट, कैन बी चेंज बाय यूजिंग कैटलिस्ट। अब अगर तुम कैटलिस्ट का उपयोग करोगे, तो तुम ये को बदल सकती हो। तो अब तुमने यहां पर देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, के रिएक्शन में हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। तुम्हें कहीं पे भी ये स्टेटमेंट लिखा है कि हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, इसका मतलब जीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, सेकेंड ऑर्डर।
ज्यादा अमाउंट छोटी हाफ लाइफ, मतलब सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑर्डर। तुमको ये ध्यान रखना, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट सेकंड ऑर्डर, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अमाउंट थर्ड ऑर्डर, half life is inversely proportional to cube of amount fourth order, half life is directly proportional to amount zeroth order, half life does not depend on amount first order। अगर हाफ लाइफ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अगर हाफ लाइफ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर है तुम्हें? यस सर। बस आज मैंने छोटी क्लास रखी है, क्योंकि अब अगर मैं इसके आगे बढ़ाऊंगा तो ये मैथ्स और इसी से जुड़े हुए डेरिवेशन बढ़ते जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास को थोड़ा सा बड़ा करूंगा तुम्हें। अब इन इक्वेशंस को, अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन है मैं तुमको अगर यहां पर शॉर्ट पे लिख के दे रहा हूं, क्लास खत्म करते वक्त दो जगह लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखता हूं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन और राइट हैंड साइड पे मैं लिखता हूं फर्स्ट ऑर्डर। अभी मेरे को फर्स्ट ऑर्डर 4 क्लासेस और पढ़ाना है, जीरोथ ऑर्डर नहीं पढ़ाना। सबसे पहले देखो कंपैरिजन, ए विल गिव यू बी प्लस सी, ए विल गिव यू बी प्लस सी, तो इसका रेट होगा के ए की पावर 0, इसका रेट होगा के ए की पावर 1। अब इसका रेट हो जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स रेज टू द पावर 0। यहां हो जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। अब इसे जब इंटीग्रेट करोगे, देखो जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे 0 से x dx के 0 से t dt, यहां पर जब तुम इंटीग्रेट करोगे dx a माइनस एक्स 0 से x के 0 से t dt, तो तुम्हें इधर रिजल्ट मिलेगा x इज इक्वल टू के टी। और जबकि देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या रिजल्ट बनेगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस के टी। a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस के टी, और x इज इक्वल टू a 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। अब तुम देख लो, नेक टू नेक मैंने जीरो तो फर्स्ट ऑर्डर, इधर पर आएगा a माइनस एक्स, ऑल्सो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस के टी। अब देखो तुम्हारे सामने, अब फर्स्ट ऑर्डर इसकी हाफ लाइफ, व्हाट इज द टी हाफ? तो टी हाफ है a अपॉन 2k, टी हाफ है a अपॉन 2k, टी हाफ है a अपॉन 2k। व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन? a अपॉन 2k। फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ 0.693 अपॉन k। टाइम फॉर कंप्लीशन, टाइम फॉर कंप्लीशन a अपॉन k, टाइम फॉर कंप्लीशन इंफिनिटी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर में इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन थ्योरेटिकली कभी कंप्लीट नहीं है, प्रैक्टिकली लंबे समय बाद कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकली लंबे। इससे तुम एक इक्वेशन ऐसा भी बना सकते हो, यहां से तुम एक इक्वेशन अपनी याददाश्त के लिए, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। देख लो, ये तुम्हारे स्कूल के लिए जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट है। जितना तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, a प्लस बी सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर, दोनों में आधा आधा ऑर्डर, ऐसा लेके करना सिखाऊंगा। यहां तक क्लियर है बेटा? मुझे Yes, बताओ, sir. यहां तक सारा समझ में आया? बस ये समरी, ये जो बोर्ड पे लिखी हुई है, जो स्क्रीन पे लिखी हुई समरी है, बस ये तुमको पूरे टाइम ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन तो मैं परसों सॉल्व कराऊंगा, मतलब एक क्लास बाद। नेक्स्ट क्लास में भी तुमको सिर्फ
थ्योरी, रिजल्ट, ग्राफ बनाना सिखाता जाऊंगा, कैसे कैसे ग्राफ को बनाएंगे अपन। तो क्लास को यही रोक रहा हूं। अब ये जो तुम्हें पढ़ाया है तुम्हारी ऐप पे तुम्हें मिल जाएंगे नोट्स, लेक्चर तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो तुम अपनी प्लेलिस्ट में जाके क्वांटम की केमिकल काइनेटिक्स देख लो। फोर्थ वीडियो वहां पे कल सुबह अपलोड करूंगा। तुम्हें समझ में आया? बिना कुछ एडिट करे एज इट इज अपलोड कर देता हूं। समझ में आया बेटा ये? यस सर। चलो अपना ध्यान रखना और होमवर्क करना। जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो करना। आज की क्लास का होमवर्क कल अगली क्लास में होमवर्क दूंगा। हाँ ठीक है, Yes, चलो sir. रोक। यस सर। गुड बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. यस सर।